Good afternoon, dear students. Welcome to the YouTube channel of E-Career Point JEE. Hello Ramesh. Hi Swami. Hi Omvati. Namaste, namaste. Welcome to the YouTube channel. देखो बच्चा लोग, हम लोग स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 3 पे है. अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, ये सेशन के तुरंत बाद ई करियर पॉइंट जेई चैनल पे जाना और जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको इजीली देख सकते हैं. ठीक है, मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं. दैट इज कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, अगर आपको पढ़ाई करते करते कोई डाउट आ रहा है तो हमारी ई करियर पॉइंट की ऐप है डाउट हेल्प. यू कैन इजीली एक्सेस दिस ऐप. इसमें आपको क्या क्या हो जाएगा, आपके डाउट्स मिल जाएंगे. ठीक है, एक्सपर्ट स्टूडेंट के आंसर्स मिल जाएंगे, फैकल्टीज के आंसर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे. जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए इस ऐप पे अवेलेबल है. प्ले स्टोर पे जाइए, डाउट हेल्प नाम से ऐप रहेगी, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर आपके सिबलिंग्स जो है वो एनटीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, एनटीएससी ज्यादा दूर नहीं है, तो उन लोगों के लिए करियर पॉइंट ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है विच इज ऑन करियर पॉइंट एनटीएससी चैनल. जैसे ये जेई चैनल है वैसे ही करियर पॉइंट एनटीएससी चैनल है, उस पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा. उस क्रैश कोर्स के फीचर्स क्या है? सो यू विल हैव रिवीजन. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा और हर संडे क्विज भी होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एनटीएससी एग्जाम के लिए क्विज इंपॉर्टेंट है. ओके, गोल्ड माइंस, नाइस नेम. गुड आफ्टरनून, हाय. जल्दी सेशन ज्वाइन कर लो बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड. हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्ट्रेट लाइन. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले एक काम करो, ग्रूव में आ जाओ क्लास के, एकदम रिलैक्स्ड बैठे हो तो थोड़ा स्ट्रेट अप हो जाओ, क्योंकि पढ़ना है. ठीक है, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज करना है. ओमवती नमस्ते. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको थोड़ा सा प्रीवियस 2 लेक्चर्स को रिकॉल करना है, क्या क्या पढ़ा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे. ठीक है, मैंने आपको लास्ट सेशन में क्या किया था, कुछ होमवर्क दिए थे. वो क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया हो. ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किया नो प्रॉब्लम, मैं अभी आप लोगों को उनका सॉल्यूशन बताऊंगी, देख लेना. अगर कहीं डाउट आया है पूछ लेना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, स्टार्ट करें हम लोग. इज एवरीवन रेडी? जल्दी से, अगर इफ एवरीवन इज रेडी, जल्दी से एक काम करो, चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो सो वी कैन स्टार्ट विथ आवर सेशन. ठीक है, जल्दी 1 टाइप करो सो वी कैन स्टार्ट. कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और मैंने कहा था कि इनको सॉल्व करके देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में. इफ यू आर रेडी टाइप 1. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन विच इज सॉल्विंग होमवर्क ऑफ प्रीवियस क्लास. क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, passing through the point 3, and cutting off intercepts equal but of opposite sign from the 2 axes. ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों ने लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं, नॉट इवन माय लेक्चर, अगर आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है ना, तो ये दोनों कंडीशन से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला है. क्या दिया हुआ है, एक चीज तो दी हुई है कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन. कौन सा फिक्स पॉइंट है? 3, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करोगे, तो 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं लाए करेगा. बेसिक सी चीज है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए करेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ऐसा कुछ आपका स्ट्रेट लाइन पास हो रहा होगा इस पॉइंट से विच इज 3, आई नो कि ये क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल आई एम ड्रॉइंग. वाई? बिकॉज कि जब भी आप कोऑर्डिनेट का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, उसको ड्रॉ करो, देखना कई क्वेश्चन जो आपको दिखते बहुत डिफिकल्ट है वो ड्रॉ करने से बहुत इजी हो जाते हैं.
भले ये इस क्वेश्चन के लिए नेसेसरी नहीं है, बट इसको हैबिट डाल दो, इसको हैबिट में डाल दो। तो 3, -4 से पास हो रहा है, तो ये एक कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन है कि इट इज कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन। इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन इंटरसेप्ट की कंडीशन अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता है कि ये चीज दिखते से आप बोलोगे कि m इज इक्वल्स टू 1 है। अगर आपके इंटरसेप्ट ओके, यू हैव चैट बॉक्स में एक आंसर आ गया है x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लोगों का भी यही आंसर आया है तो बता दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स पे ध्यान दिया है और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर चुके हो। अगर नहीं तो देखो, m दिया हुआ है इक्वल्स टू 1, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी इक्वेशन? y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1, यही हो जाएगी, ठीक है। तो y + 4 इज इक्वल्स टू x - 3, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7 और y को x में से माइनस कर देंगे, तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ रही है x - y इज इक्वल्स टू 7। समझ में आया सबको? कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में 2 चीजें दी गई थी और मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है तो हमेशा 2 चीज ढूंढने की कोशिश करो, 2 कंडीशन ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो कौन सी 2 कंडीशन मिली हमको? पहली थी कि एक फिक्स पॉइंट दिया गया था विच वॉज 3, -4। दूसरी कंडीशन थी कि इट वॉज कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर आप, मैंने ये जो नोट्स दिए थे इंटरसेप्ट और स्लोप के बीच में रिलेशन वाले, नोट लिखा हुआ था उस स्लाइड पे, ठीक है, 4 नोट दिए थे, उसमें सेकंड नंबर का नोट ये था कि इफ अ लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट बट ऑफ ऑपोजिट साइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ठीक है, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया, जैसे ही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया इक्वेशन मिल गई। ठीक है, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा सिलेबस, यस विल ट्राई अवर बेस्ट। देखो 21 के लिए तो अब मैक्सिमम चीज हमको क्या करनी है, क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है। 22 के लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0, और फिर आपको ऑप्शंस बताने हैं। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट मेंस में आप इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी कभी सडनली बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो अब फिर वही बात है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन ले देके हमको काम तो वही करना है। अभी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, 2 कंडीशन ढूंढो। कौन कौन सी 2 कंडीशन दी हुई है? तो पहली कंडीशन दी है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पहली कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या मिली है? इट इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज 2 लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो बच्चा, हम लोग प्रीवियस क्लास कर रहे हैं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, वेरी वेल, वेरी गुड। नहीं सॉल्व किए हैं तो यहाँ फोकस करो, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। तो देखो 2 कंडीशन मिल गई। पहले तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में। याद आ गया, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी, किस फॉर्म में होती है? y इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में। अब ये b जो है ना, ये पॉइंट से पता चलेगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उससे पता चलेगा कि b क्या है। हेलो, आई एम गुड, आई एम गुड। हाय अकराम। देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? बहुत सारी मेथड है, जो मेथड भी आपको सबसे इजी लगती है। मुझे सबसे इजी जनरली लगती है एलिमिनेशन। आई प्रिफर एलिमिनेशन व्हाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो मैं क्या करूंगी, पहली वाली इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई कर दूंगी,
दूसरी वाली इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई कर दूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस x। ठीक है, क्या करेंगे, a b x, b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2b स्क्वायर y प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई किया है हमने, सेकेंड इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई किया तो a b x माइनस 2a स्क्वायर y माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज देखो मैं आपको बता रही हूं ताकि किसी भी स्टेप पे कंफ्यूजन ना हो। साइन चेंज कर दिया नीचे वाली इक्वेशन का। अब देखो ए बी एक्स कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास, अगर y कॉमन निकाल लो तो यू हैव 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। यहां पे अगर 3 कॉमन निकाल लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब y की वैल्यू लिखना है तो y की वैल्यू हो जाएगी -3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y की वैल्यू क्या आई बच्चा लोग, इससे जल्दी से मुझे बताओ कि y की वैल्यू क्या आ रही है। जेई जनवरी में होगा, ये जब एनटीए की वेबसाइट पे अपडेट होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। डेफिनेटली करियर पॉइंट इमीडिएटली एक सेशन लेगा ये बताने के लिए कि जेई कब होने वाला है। ठीक है, बताओ जल्दी y की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी जल्दी बच्चा जो भी ध्यान से पढ़ रहा है मुझे बताओ कि y की वैल्यू क्या आ रही है। हाय समर्थ, हेलो। y इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट्स, आपने y इज इक्वल्स टू -3/2 आंसर दिया क्योंकि आपने बोला कि ये सेम चीज है तो इसको कैंसिल करना है। बट रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा कैंसिल हो। इफ अगर ये 0 होता और ये 0 होता तो आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते थे। छोटी सी चीज है, आंसर सबका आ गया -3/2। अगर आप लोग को ये बात पता थी कि ये 0 नहीं है तभी कैंसिल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा फोकस करो। मैं ये बात बोल रही हूं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 होता तो आप ऐसा डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते थे। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 कब होता है, दो रियल क्वांटिटी का स्क्वायर ऐड हो रहा है, ये 0 कब होता है, जब फर्स्ट रियल क्वांटिटी भी 0 हो और सेकेंड रियल क्वांटिटी भी 0 हो। इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन में ये पार्ट दिया गया था। व्हाट पार्ट, कि a और b 0 नहीं है। अगर ये पार्ट नहीं दिया होता ना तो प्रॉब्लम हो सकती थी इस क्वेश्चन में। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चनर को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सेम क्वांटिटी है तो बच्चा जनरली कैंसिल ही करेगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैंसिल उन्हीं चीजों को करना जो 0 नहीं हो रही है। जिस भी पॉइंट पे 0 हो रहा है, मान लो आप कहीं कुछ सॉल्व कर रहे हो और आपको दिया गया है कि x-3 डिवाइडेड बाय x-3, कैंसिल करो, वेरी गुड। साइड में ये मत भूलो कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 3 पे 0 हो जाता है। बस ये छोटी सी चीज इस क्वेश्चन में दी गई थी। आपको पॉइंट मिल गया y इज इक्वल्स टू -3/2, पॉइंट मिल गया y इज इक्वल्स टू -3/2। लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में है, इसका मतलब यही लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू -3/2। समझ में आया? बोथ जीरो सब, हाँ मतलब सबको ये कंसेप्ट पता था। इन केस नहीं पता हो इसलिए मैंने बता दिया कि छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम। मेंस में इतना नहीं, बट एडवांस में ऐसी छोटी छोटी चीजों से आपका क्वेश्चन सही या गलत होता है। ये चीज समझ में आई कि y इज इक्वल्स टू -3/2 आया। y इज इक्वल्स टू -3/2, y इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में है, दैट मीन्स दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो अब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। क्या ऑप्शन है? द लाइन, आपको लाइन का ग्राफ बताया है क्वेश्चन में। क्या ग्राफ बोला गया है? इट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3। डिस्टेंस क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे डिस्टेंस क्या है? 3/2 है। माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का मतलब है कि एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन देखो, बिलो द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/2, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी दोनों ऑप्शन में तो अबो दिया हुआ है, माइनस साइन था, इसलिए वो आंसर रहेगा ही नहीं। इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा ये तो आपको समझ में आ गया होगा
कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो लिखना आता है। बी आंसर आ गया है, सभी का बी आंसर आ गया है, दैट्स वेरी गुड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 3,4, पहली कंडीशन, ठीक है, मिल गई, 3,4 से पास हो रहा है। दूसरी कंडीशन है कि इट्स सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए, ठीक है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए। क्या होगा, क्या हो रहा होगा क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, ठीक है, ये ओरिजिन है, 3,4 एक पॉइंट होगा, इससे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही होगी जो जिसका इंटरसेप्ट बाइसेक्ट हो रहा होगा बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट गिवन पॉइंट ए है। ये पॉइंट को आप मान लो P, ये पॉइंट को आप मान लो Q। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है A इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। यही मतलब है उस लाइन का कि इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए। बिटवीन द एक्सिस यानी एक ही क्वाड्रेंट आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि A 3,4 दिया है तो P और Q इजीली लिख सकते हो, आंसर भी आ गया और सही आंसर आया है, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। P के कोऑर्डिनेट्स में बोल रही हूं 6,0, Q के कोऑर्डिनेट्स में बोल रही हूं 0,8। ये चीज समझ में आ गई सबको। सी, शुभम का भी आंसर आ गया है सी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा बता देती हूं, P और Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने 6,0 और 0,8 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। AK का भी आंसर आ गया है सी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 था, इसका x कोऑर्डिनेट अगर x1 है तो x1 प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 3, तो x1 की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली y1 की वैल्यू आ जाएगी 8, 2 इंटू 4। मैंने बताया था कि जब भी आपको मिड पॉइंट दिया हुआ इंटरसेप्ट में तो ये पॉइंट्स बस डबल करना है आपको, x कोऑर्डिनेट पे x पॉइंट डबल हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट पे y पॉइंट डबल हो जाएगा। हेलो प्रियांशु, हाय। देखो 6,0, 0,8 आपके इंटरसेप्ट आ गए। अब क्या करना है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इंटरसेप्ट आ गए, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि सबसे इजी होता है इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखना। तो क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 6, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 8 इज इक्वल्स टू 1। अब मैं पूरी इक्वेशन में क्या कर रही हूं, पूरी इक्वेशन में 6 और 8 का जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो उससे कैंसिल भी हो जाएगा। 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, 24 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 24x/6 प्लस 24y/8 इज इक्वल्स टू 24। 6 कितने बार कैंसिल होगा, 4 टाइम्स, 8 जो है 3 टाइम्स। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24, विच इज योर ऑप्शन सी। हर बच्चे ने इसका सही आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने ही चाहिए। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे हम, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ये वो क्वेश्चन है बच्चा लोग जो अगर पेपर में आया तो आपसे किसी भी हालत में सॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पढ़ने वाले बच्चे से सॉल्व होंगे, है ना, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का जो मैंने आप लोगों को दिया था। कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखो ये क्वेश्चन जिससे भी हुआ होगा ना उसको अलग ही मजा आया होगा, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगा दिया होगा। वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगा के उसको इतनी खुशी हुई होगी कि हाँ हमको आउट ऑफ द चैप्टर कोई कंसेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो पहली लाइन बोल रहा है कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट 1,2, ठीक है, 1,2 से लाइन पास हो रही है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q सच दैट इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल OPQ वेयर O इज द ओरिजिन, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज लीस्ट देन द स्लोप ऑफ लाइन PQ इज।
द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज। और एक आंसर भी आ गया है, स्नेहा का आंसर आया है सी ऑप्शन। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। लेट्स सी क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। एक एक का भी आंसर आ गया है, इसका मतलब आप लोगों ने होमवर्क को किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। क्लास को ऐसे ही अटेंड करने में मजा आता है कि क्लास खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन करो। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है, एक लाइन है जो 1,2 से पास हो रही है, P और Q पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया लीस्ट होना चाहिए, इसका एरिया लीस्ट होना चाहिए। तो आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी है लाइन के, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा फॉर्म यूज करना है इस क्वेश्चन में, लाइन का कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो मैं बोल रही हूं क्वेश्चन को देखो, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लोप निकालना है, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो। पॉइंट एक गिवन है, स्लोप फॉर्म यूज कर लोगे तो ऑलरेडी आपकी इक्वेशन एम में आ जाएगी, ठीक है। रविंद्र का भी आंसर आया है सी, वेरी गुड वेरी गुड। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके मैं लाइन की इक्वेशन लिख रही हूं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये आपके लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमको लाइन की इक्वेशन से डील नहीं करना है, हमको किस चीज से डील करना है, OPQ जो ट्रायंगल है ना उसके एरिया से डील करना है। तो उसके लिए पहले OPQ ट्रायंगल भी तो देखना पड़ेगा क्या बन रहा है। तो क्या करना है, P और Q कोऑर्डिनेट्स निकालना है। बहुत इजी होता है P और Q कोऑर्डिनेट्स निकालना। P कोऑर्डिनेट मतलब लाइन जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। आक्रम का भी आंसर आ गया -2, वेरी गुड वेरी गुड। लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट P है, जहां y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट Q है। तो P पॉइंट के लिए y0 पुट कर दो, Q पॉइंट के लिए x0 पुट कर दो। y0 पुट करो तो देखो x की वैल्यू आ रही है -2/m + 1, ये आ गया आपका x यानी P पॉइंट। तो P पॉइंट में लिख रही हूं ये इंटरसेप्ट OP, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो OP हो जाएगा 1 - 2/m। सिमिलरली Q पॉइंट के लिए हमने x को 0 पुट किया, तो y क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू -m + 2, 2 - m आ गया। OQ की वैल्यू लिख रही हूं मैं, OQ की वैल्यू है 2 - m। ये चीज सबको समझ में आई। क्या किया, P पॉइंट निकाला। P पॉइंट निकालते से हमको पता था कि ये x एक्सिस पे है, इसका मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वो लिख दिया। Q पॉइंट निकाला, वो पता था कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस उसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, OQ लिख दिया। अब हम आए हैं मेन क्वेश्चन के मेन पार्ट पे, जो पूछा गया है कि इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल OPQ, ठीक है, हुज एरिया इज लीस्ट। OPQ ट्रायंगल बनाना है, एरिया को मिनिमाइज करना है। OPQ ट्रायंगल का पहले तो एरिया लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका एरिया, हाफ बेस यानी OP, हाइट यानी OQ। आप समझ में आया, मैंने OP और OQ क्यों लिख दिया था। P पॉइंट निकलते से पहले OP लिखा क्योंकि मुझे पता था कि इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, OQ लिखा क्योंकि मुझे पता था इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी। हाफ बेस यानी कि 1 - 2m इंटू हाइट विच इज 2 - m, ये हो गया एरिया, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ये अगर एरिया है A तो हम लोग को निकालना है dA/dm। पहले A को अच्छे से लिख दो, A क्या हो जाएगा 1/2 की, अभी हमको इतनी जरूरत नहीं है फिर भी बाहर लिखते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं, दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं, देखते जाओ। 2 - m -4/m + 2, बस इतनी सी चीज दी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया आपके पास, आपके पास आया 4 - m -4/m। आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, 4 - m -4/m को, किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। ये चीज अच्छे से आती है, फिजिक्स में इतना तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। क्या डिफरेंशिएट करना है, 4 - m -4/m, यही है ना।
-4/m, इसको m के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -m का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। -4/m का डिफरेंशिएशन होता है +4/m²। ये चीज सबको समझ में आ गई। सिंपल सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता है ये x की पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे -1 इंटू एक्स की पावर -1 विच इज -2, तो ये हो जाता है -1/x²। वही चीज यहां कर दी, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, 4/m² आ गया। मिनिमाइज करने के लिए इसको 0 करना रहेगा, 0 कर दिया तो 4/m² इज इक्वल्स टू आया 1, 4 इज इक्वल्स टू m² आया, और m की वैल्यू आ रही है +-2। अब हमने ऑप्शंस चेक किए, m की वैल्यू तो आ गई मिनिमाइज करने पे, 0 करने पे +-2, ऑप्शन में सिर्फ -2 दिया गया था। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर विल बी -2। +2 के लिए एक और चीज बता देती हूं, +2 लोगे ना तो देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, +2 लेने पे x और y कोऑर्डिनेट, वेरी गुड रविंद्र, आंसर -2 आएगा। +2 लेने पे x और y कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स जो लाइन है ना वो ऐसे पास हो रही है, दैट मीन्स वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोई ट्रायंगल नहीं बना रही है, तो एरिया अपने आप 0 हो ही गया। बट क्वेश्चन में बात की गई थी OPQ प्रॉपर ट्रायंगल बनाने की, यहां पे तो आपको PQ सेपरेट पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स 2 जो है वैल्यू वो रिजेक्ट ही होगी। फाइनली आपका आंसर जो है वो -2 ही आएगा। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है? डिफरेंशिएशन देख के घबराए तो नहीं? अगर 11 के बच्चे हैं तो इजी है, आप लोग करोगे। डिफरेंशिएशन चैप्टर वैसे भी अगर आपने पढ़ा हुआ है सीपी के यूट्यूब चैनल पे तो आप एक्सपर्ट तो होंगे इतना बेसिक डिफरेंशिएशन में, है ना। चलो आगे बढ़े। जिस भी बच्चे ने होमवर्क किया था वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, क्योंकि होमवर्क करते रहोगे तो ही कंसेप्ट स्ट्रांग बनेंगे। तो अब हम लोग आज के लेक्चर के उस पे आते हैं, स्टार्टिंग पे आते हैं, विच इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, बट जब आप पढ़ते हो ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि सबसे अजीब फॉर्म यही है। देखो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके बारे में फिर से 2 कंडीशन दी होगी। सारे फॉर्म में हमने यही देखा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म में 2 कंडीशन थी, पॉइंट था और स्लोप था। 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट दिए गए थे, इंटरसेप्ट फॉर्म में 2 इंटरसेप्ट दिए गए थे। इसमें जो आपके पास 2 अवेलेबल कंडीशन है वो बहुत अजीब है, क्योंकि वो कंडीशन क्या है बताओ। वो कंडीशन ये है कि आपको एक तो परपेंडिकुलर की लेंथ दी गई है। कौन सा परपेंडिकुलर, तो लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर फॉल किया उसकी लेंथ, ठीक है। दूसरा वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितने इंक्लिनेशन पे क्या एंगल बना रहा है, ये दिया गया है। 2 इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वही 2 इंफॉर्मेशन यूज करनी है और उससे लाइन की इक्वेशन निकालनी है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन है। अब इस लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इस लाइन के बारे में पहली इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिन से ये एक परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है p। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन है कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे, देखो पढ़ोगे तो यही चीज दी हुई है। टू फाइंड द इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ द परपेंडिकुलर फॉल अपॉन इट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल दैट दिस परपेंडिकुलर मेक्स विद द एक्सिस ऑफ एक्स, इसकी इक्वेशन निकालनी है। वेरी गुड, बच्चों लोगों को पता भी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, p वहां पे परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। देखो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। मैं बोल रही हूं ये इंटरसेप्ट को a मान लो, ये ओरिजिन है तो ये हो जाएगा a,0, इसको मान लो b तो ये हो जाएगा 0,b। अब कौन सा ट्रायंगल देखना है, इसको मैं बोल रही हूं m, ये पॉइंट हो गया p नहीं लेते हैं n ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं q, ठीक है। सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। ट्रायंगल OMN को ध्यान से देखो। ट्रायंगल OMN में मैं पूछ रही हूं कि सेक अल्फा क्या है, सेक अल्फा इन ट्रायंगल OMN। तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस है A और बेस यानी कि अल्फा के साथ वाला एंगल है P और
सेक अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस बाय बेस, तो ये है ए बाय पी। इससे मैं बोल रही हूं कि ए जो है वो है पी सेक अल्फा, ठीक है, तो ए की जगह लिख दो पी सेक अल्फा। अब सिमिलरली ये अगर अल्फा एंगल है तो ये 90 माइनस अल्फा एंगल, 90 माइनस अल्फा एंगल हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल। अब मुझे बताओ कि सेक अल्फा ओ एम क्यू इस ट्रायंगल में क्या होगा, ओ एम क्यू ट्रायंगल में सेक अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि सेक 90 माइनस अल्फा की, तो सेक 90 माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अगेन हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस है बी, बेस है पी, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। सेक 90 माइनस अल्फा, सेक 90 माइनस अल्फा होता है कोसेक अल्फा, लिख दो इसको, कोसेक अल्फा आपके पास हो जाएगा बी बाय पी, तो बी हो जाएगा आपका पी कोसेक अल्फा। इंटरसेप्ट मिल गए लाइन के। अब हमको जैसे ही लाइन के इंटरसेप्ट मिले, हमको कोई मतलब नहीं कि परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है, हमको तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना आता है, विच इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड, अक्रम ने भी इक्वेशन बता दी, यही इक्वेशन होती है परपेंडिकुलर फॉर्म की। तो क्या किया हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिया, विच इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। a क्या था, a था p सेक अल्फा, b था p कोसेक अल्फा, लिख दो जल्दी से, क्या हो जाएगा x बाय सेक अल्फा प्लस y बाय कोसेक अल्फा इज इक्वल्स टू p। p को मैंने RHS में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या इक्वेशन आएगी आपकी, इक्वेशन आपकी आ जाएगी x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक है बच्चा लोग, सबको समझ में आया, डेरिवेशन सबको समझ में आया, इजी सा था, ट्रायंगल रीड किया बस हमने, और अल्फा और इंटरसेप्ट में रिलेशन निकाल दिया। हमको पता था कि हम ये p के बारे में ज्यादा अभी नहीं जानते हैं, हो सकता है बाद में और इसके बारे में पढ़े, बट a को तो अच्छे से जानते हैं, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लगाना अच्छे से आता है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। देखो लाइन की इक्वेशन ही है, मैं बार बार बोल रही हूं कि फॉर्म अलग अलग है, लाइन की इक्वेशन एक ही रहेगी, हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इजीली होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज देख लो कि अगर अल्फा चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज हो रहा है, तो आपकी लाइन कैसे फॉल करेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे ड्रॉ होगी। तो कैसा होगा, अगर अल्फा आपका 0 से पाई बाय 2 है, अल्फा आपका 0 से पाई बाय 2 है, तो लाइन ऐसी रहेगी। ठीक है, अल्फा अगर आपका हो गया पाई बाय 2 से पाई, तो लाइन आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे ड्रॉ होगी। थर्ड आपका है कि अल्फा अगर आपका हो गया पाई से लेके 3 पाई बाय 2, तो लाइन आपकी आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के आप समझ गए होंगे कि अल्फा अगर दिया हुआ है बिलोंगिंग टू 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, तो फिर आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। क्वेश्चन देखना, अल्फा की वैल्यू अगर समझ में आ रही है, अगर क्लियर दिया हुआ है साइन ऑफ 140 कॉज ऑफ 120 कॉज ऑफ 120, तो पता होगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट है, लाइन हमेशा ऐसे ही ड्रॉ होगी। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ही कोई भी लाइन की इक्वेशन पढ़े तुरंत क्वेश्चन कर लो ताकि फेमिलियर हो जाओ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको 4 यूनिट्स दिया गया है, एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या दिया हुआ है, सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, जो भी बच्चा देख रहा है मुझे जल्दी से बताओ सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। पहली तो दी हुई है कि ये जो लाइन है इस पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला वो P था। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, जल्दी से कोई बता दो, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में। दूसरी इंफॉर्मेशन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दिया गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल विच इज इंक्लिनेशन। तो बेसिकली आपको ये एंगल दिया गया है। धुन धुन में क्या होता है, क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन मिलते से हम लोग उसको समझ जाते हैं अरे परपेंडिकुलर दिया है तो दूसरी चीज अल्फा ही दी होगी। दूसरी चीज यहाँ पे अल्फा नहीं दी हुई है, यहाँ पे
इंक्लिनेशन दिया हुआ है लाइन का, कोई बात नहीं, ये दिया हुआ है ना, ये एंगल इजीली निकाल सकते हैं। ट्रायंगल में तो हम लोग एक्सपर्ट है, ट्रायंगल को डील करना अच्छे से आता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे बता दो, इसको मैं बोल रही हूँ θ1 और इसको मैं बोल रही हूँ अल्फा। तो सबसे पहले बता दो, अगर θ इज इक्वल्स टू 120 दिया हुआ है तो θ1 क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि θ और θ1 मिला के 180 डिग्री बन रहे, स्ट्रेट लाइन हो रही है, ठीक है। तो θ1 हो जाएगा 60 डिग्री। अब एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 है, एक एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल, वेरी गुड, आंसर आ गया। ओ, इक्वेशन भी आ गई और आंसर भी आ गया, 60 डिग्री आएगा θ1, दैट्स वेरी गुड, और इक्वेशन क्या आएगी वो भी आंसर आ गया, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। करेक्ट आंसर है आपका स्नेहा बेटा, वेरी गुड। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल्स टू p विच इज 4 इन द क्वेश्चन। कुछ नहीं, cos 30 sin 30 की वैल्यू लिखनी है, x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर करेक्ट आंसर, द इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया सबको? सिंपल सा क्वेश्चन किया, कंसेप्ट पढ़ा, उस पर तुरंत एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, और ये भी देखा कि क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से जरूरी है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े। इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, अक्रम का भी आंसर आ गया, √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 8, वेरी गुड वेरी गुड। ना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, बच्चा लोग अकॉर्डिंग टू मी, देखो हर जन का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइन। आपको ये बात कभी पता भी नहीं चलती कि कैसी छोटी छोटी जगह पे आप पैरामेट्रिक यूज करके आंसर्स को इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट क्या होता है, शुरू में आप इससे थोड़ा सा हिचकिचा जाते हो, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत अजीब सा रहता है। इसका फॉर्म आपको, अब तक आपने जितनी भी इक्वेशन देखी ना, वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म की थी। कहीं ना कहीं आपको x प्लस वाई, x माइनस वाई, इस टाइप के टर्म्स दिख रहे थे। इवन नॉर्मल फॉर्म में भी आपको वैसा दिख रहा था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। पैरामेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। हम लोकस की बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं, विच इज व्हाट, कि लोकस क्या है लाइन का। हर पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है, उसको जो चीज इक्वेशन से बता दे वही लोकस है, लाइन का जो कर्व है वही लोकस है। तो अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में यू हैव अ गिवन पॉइंट P, you have a given point P, you have another point, ठीक है। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट लाइन पे कहीं भी लाया कर सकता है, यही पॉइंट लोकस बताएगा। छोटी सी चीजें ध्यान से समझो, एक पॉइंट फिक्स आपको दिया गया है, दूसरा जो पॉइंट है वो पूरी लाइन पे लाया कर रहा है, इसका मतलब वो लोकस रहेगा। अब हमको करना क्या है, हमको देखना है कि हो क्या रहा है इसमें। इस लाइन का इंक्लिनेशन अगर है थीटा, ठीक है, फिक्स पॉइंट है आपका x1 और y1, मूविंग पॉइंट है आपका x, y, और ये दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है r। ये दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है r। इतनी सी चीज समझ में आ गई आपको? क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है, लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है, लाइन का इंक्लिनेशन दिया गया है, और दोनों पॉइंट्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस दिया गया है। इंफॉर्मेशन मिल गई, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी ना, लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए थी, दोनों मिल गई। पहली मिली कि एक फिक्स पॉइंट है आपके पास, दूसरी मिली कि अब जो दूसरा पॉइंट निकालना है ना, उससे फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस भी दिया गया है, r दिया गया है और फिक्स पॉइंट का फिक्स पॉइंट दिया गया है। तो क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है और उस पॉइंट से थीटा एंगल पे है, तो कैसे उस पॉइंट को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। प्लस माइनस आर इसलिए क्योंकि आपसे बोला जाएगा इट इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये नहीं बोला जाएगा कि आर उसके ऊपर है या आर उसके नीचे है। तो आर डिस्टेंस लिखने के लिए आप क्या करोगे, आर डिस्टेंस लिखने के लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस आर लगा दोगे। तो अब गिवन पॉइंट एक्स लिखना है, तो एक्स माइनस x1 हो जाएगा प्लस माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, x हो जाएगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। सिमिलरली y पॉइंट हो जाएगा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्कल पढ़ोगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लाइन से पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ोगे ना, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उन सब चैप्टर्स में आप पता नहीं क्यों पैरामेट्रिक फॉर्म कंफर्टेबली यूज करते भी हो। सो माय एडवाइस टू यू इज कि स्ट्रेट लाइन में भी उतना ही कंफर्टेबली पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना सीखो। ठीक है, क्या करना है, दो चीजें ढूंढनी है, फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस। फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस की अगर बात की गई है तो आप पैरामेट्रिक की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। कोई भी चैप्टर करते वक्त, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी चैप्टर करते वक्त अगर आपको फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस की बात की गई है तो क्या करना है, पैरामेट्रिक की तरफ ध्यान देना है। इस चीज के लिए मैं आपको क्वेश्चन ही ऐसे बता रही हूं, क्वेश्चन ऐसे बता रही हूं कि वो प्योर पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वो रैंडम क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रही हूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह देखो। ठीक है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कैसे सॉल्व करना है इसको सोचने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म आप देख लोगे, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लोगे जिसमें आर की वैल्यू दी होगी, थीटा की वैल्यू दी होगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अभी हमको क्या करना है, हमारे पास पेपर आया है तो हमको खुद को सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक की हेल्प ले रहे हैं, वो पूरा हम पे बेस्ड रहता है। तो एक क्वेश्चन देखो और अब देखो कि इसको पैरामेट्रिक के तरीके से कैसे करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 लाइज अबव एक्स एक्सिस, ठीक है, हैज वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, इफ one of the sides passing through origin makes an angle 30 degree with positive direction of x-axis, then the sum of x coordinates of the vertices are, sum of x coordinate of the vertices, vertices निकालनी है स्क्वायर की। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ी है अगर आपने तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्क्वायर है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, हमने मान लिया। उसका एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। स्क्वायर के 4 वर्टेक्स होते हैं, उसका एक वर्टेक्स आपको क्या दिया गया है, ओरिजिन पे दिया गया है। ये चीज समझ में आ गई, चलो ओरिजिन पे एक वर्टेक्स है, ठीक है। अब एक साइड के बारे में और इंफॉर्मेशन दी गई है, वो साइड की इंफॉर्मेशन है कि इट इज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, इट इज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस दिया है, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहे। ये लेंथ हमको पता है क्योंकि शुरू क्वेश्चन के शुरू में ही दे दिया गया है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 2। अब आपको क्या करना है, आपको इसके चारों वर्टेक्स निकालने हैं, चारों वर्टेक्स निकालने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, उनका सम लिखना है और आंसर भी आ गया है। वेरी वेरी गुड, मतलब आप ये सब चीज में आप फेमिलियर होते जा रहे हो। पैरामेट्रिक लगाना मुझे इस क्वेश्चन में सबसे इजी लगा। अगेन सबका क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, बट मुझे अगर एक फिक्स पॉइंट दिख जाता है, एंगल दिख जाता है, आर दिख जाता है, तो मुझे पैरामेट्रिक लगाना सबसे इजी लगता है। ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म याद करो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस आर साइन थीटा। यहां पे y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमको सम किसका निकालना है, हमको x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस का सम निकालना है, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस यूज करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। दूसरी चीज, प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया था कि जो स्क्वायर है वो अबो लाई कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल है, ऊपर लाई कर रहा है तो प्लस आएगा।
यही चीज नेगेटिव में जाती तो माइनस कर देते। छोटी छोटी सी चीज ध्यान देना है, प्लस माइनस होता है, आई एग्री। यहां पे प्लस क्यों लिखा है ये रीजन समझ लो, है ना। अब मुझे लिखना है इस कोऑर्डिनेट को, इसको बोल दो x1, इसको बोल दिया x2, इसको बोल दिया x3। तो x1 छोड़ो, x1 मत बोलो, इसको बोल दो x2, इसको x3 और इसको x4, तो ये x1 हो जाएगा। अब देखो x2 क्या हो जाएगा आपका x1 विच इज 0 प्लस r, तो r यानी कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विच इज 2 cos थीटा, थीटा मतलब जो एंगल बना रही है लाइन, कौन सा एंगल बना रही, 30 डिग्री, तो cos ऑफ 30 विच इज √3/2। तो x2 कोऑर्डिनेट आपका आ गया √3। x2 कोऑर्डिनेट निकालने में किसी को भी कोई डाउट आया? अगर x2 कोऑर्डिनेट कैसे आया ये चीज समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में जल्दी से 1 टाइप कर दो, है ना, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लगा दिया। हमको फिक्स डिस्टेंस पता था, एंगल पता था और एक फिक्स पॉइंट पता था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के लिए हम कोई भी पॉइंट x कैसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस r cos थीटा से, वही अप्लाई कर दिया। यहां पे x2 मिल गया। अब देखो x4 कैसे निकलेगा, तो x4 के लिए आपको इंक्लिनेशन चाहिए रहेगा। देखो स्क्वायर है, ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये एंगल 90 प्लस ये जो है ये 30 पे थी ऑलरेडी साइड, तो दोनों मिला के टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया 90 प्लस 30 विच इज 120। 1 आ गया चैट बॉक्स में, मतलब आपको फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकाला था x2 ये समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखो 120 एंगल आ गया है, फिर हमको x4 निकालना है, तो x4 क्या हो जाएगा, x1 विच इज 0 प्लस r इसमें क्या होगा, स्क्वायर की बात चल रही है, सारे ही साइड्स इक्वल होंगे, स्क्वायर में अलग से थोड़ी बोला गया होगा कि फर्स्ट साइड भी 2 है सेकंड भी 2 है, स्क्वायर की बात चल रही है, इसका मतलब ये साइड भी 2 है, तो प्लस 2 cos थीटा मतलब एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया 120 डिग्री बना रहा है, दैट इज cos 120। तो यहां पे आंसर आ जाएगा इसका cos 120 यानी -1/2, 2 और 2 कैंसिल होगा, x4 आ गया आपका -1, x2 निकल आया, x4 निकल आया। अब x3 जो है वो इन दोनों की हेल्प से निकल आएगा। देखो x2 एक और ड्रॉ कर लेती हूं मैं स्क्वायर, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है x3। अब आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल मैं फिर से बोल रही हूं 120 होगा, क्योंकि x3 भी परपेंडिकुलर होगा और x2 तो ऑलरेडी 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, तो 30 प्लस 90 विच इज 120। तो x3 जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल 120 बना रहा है, x2 से कौन से डिस्टेंस पे है, तो आप देखो x3 लिखने के लिए मैं लिख रही हूं x2 प्लस r, x2 प्लस r cos 120। अब r फिर से सोचो क्या था, तो r स्क्वायर का ही साइड है, स्क्वायर का ही साइड है, दैट मींस इट्स वैल्यू विल बी 2। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं रहेगा, r की वैल्यू 2 पुट करो, x2 की वैल्यू पुट करो, x2 था √3 प्लस 2 इंटू cos 120, तो ये वैल्यू क्या आ गई, √3 - 1, √3 - 1 आ गया आपका x3। अब देखो बच्चा लोग कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए हैं। पहला कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दिया था 0, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके x2 की वैल्यू विच वॉज √3, तीसरा कोऑर्डिनेट आपका x3 की वैल्यू विच इज √3 - 1, चौथा कोऑर्डिनेट आपके x4 की वैल्यू विच वॉज -1। क्या करना है, चारों का सम करना है, चारों का सम किया आपका, तो देखो √3 प्लस √3 -1 यानी 2 इंटू √3 - 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 2√3 - 2, 2√3 - 2। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, ए आंसर आ गया 2√3 - 2। बच्चा लोग अगेन इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मुझे डिस्टेंस दिखा,
पैरामेट्रिक फॉर्म अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा ज्यादा लंबा जाता है, बट अगर आप फेमिलियर हो गए ना, एंगल समझ में आने लग गया कि एक्स एक्सिस से एंगल कैसे देखना है, डिस्टेंस कैसे देखना है, तो ये कोऑर्डिनेट्स 2 सेकंड में निकलते हैं और चैट बॉक्स में आंसर भी आ गए, मतलब सबको समझ में आ गया। वेरी गुड रविंद्र, वेरी गुड अक्रम, आंसर ए है। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब समझ में आया कि हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को क्यों यूज करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म को वाई आई वो सेइंग कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इस चीज को कंटिन्यूसली प्रूव करने की कोशिश करती रहूंगी। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ भी पढ़ेंगे मैं बताऊंगी कि लाइन का भी पैरामेट्रिक फॉर्म कंटिन्यूसली यूज करना कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप करो, जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगर कोई डाउट भी है तो भी पूछ लो, कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के कैलकुलेशन में डाउट है कि ये कैसे कैलकुलेट किया तो भी पूछ लो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके एवरीवन, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। चलो अब अगर आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करना आ गया था तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करना। इसको भी माय सजेशन टू यू बहुत तरीके से किया जा सकता है। माय सजेशन टू यू इज ट्राई यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन को यूज करने की कोशिश करना। आपको क्वेश्चन समझा देती हूं एक बार, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द पॉइंट इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, एक पॉइंट को, एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल मूव किया गया है। ये पॉइंट था, ठीक है, ये लाइन थी, इसके पैरेलल में इसको मूव किया गया है। तो अब इसका मतलब पैरेलल है तो ये लाइन का जो स्लोप होगा वही पॉइंट का भी स्लोप होगा। ये दिया हुआ है। कौन से डिस्टेंस से मूव किया गया है? 2√3 यूनिट से। दूसरी चीज मिल गई, आर मिल गया आपको 2√3 यूनिट से। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं ऐसे मूव किया, पर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन में देखा है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे मूव किया है। मूव किया है, अलोंग द लाइन मूव किया है, तो ये आगे भी मूव हो सकता है और ये पीछे भी मूव हो सकता है। तो ये +2√3 भी हो सकता है और ये -2√3 भी हो सकता है। कौन सा लेंगे उसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी है। इफ द न्यू पॉइंट Q लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप क्या करोगे? पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओगे, दोनों पॉइंट्स निकाल लोगे। ये P को मूव करके मान लो यहां पे A आया और यहां पे B आया, तो Q आया और यहां पे A आया, तो दोनों पॉइंट्स निकाल लोगे और दोनों में से देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, ये चीज कर लेंगे। तो फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है? फाइनली आपको Q से मूव करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखना, एक बार अटेम्प्ट करना, पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना, कैसे अप्लाई करना है पैरामेट्रिक फॉर्म, और फाइनली Q पॉइंट आने के बाद इक्वेशन कैसे लिखनी है। थोड़ा दिमाग लगा के करना, मजा आएगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया सबको? आगे बढ़े, मूव करें हम लोग। तो अब देखो, अब आप लोगों के लिए 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन आपने पढ़ लिए। 6 फॉर्म्स पढ़े हैं टोटल। कौन कौन से पढ़े हैं? पॉइंट स्लोप, पॉइंट इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट, ये 4 हो गए थे। आज 2 पढ़े, विच इज नॉर्मल एंड पैरामेट्रिक। ये 6 पॉइंट के लिए आपका प्रैक्टिस सेशन है, मैच द कॉलम। इसको अच्छे से सॉल्व करना, आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना, कोई डाउट हो तो भी बताना, और हम लोग ये 5 क्वेश्चन को कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करना, ठीक है। ई करियर पॉइंट जेईई चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सेशन शेयर करना। हम लोग कल सेम टाइम पे मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आप लोग ये होमवर्क करके आएंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। आपको भी पता है रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो क्वेश्चन कराने में भी मजा आता है, ठीक है, और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच। गुड डे टू यू ऑल, गुड डे एवरीवन। ओके।